नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम चैनल में। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपकी नेट और सेट की तैयारी ली जाती है। आपका जो पेपर 2 है हिंदी सब्जेक्ट का, उसकी यहाँ पर आपकी तैयारी ली जाती है। तो हम जो अपना यूनिट 7 है हिंदी कहानी, वो हम लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जो कि राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है, यानी बंग महिला जिनके नाम से जाने जाते हैं, उनकी कहानी है। उनके कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहानी के बारे में हो, उपन्यास के बारे में हो, किसी नाटक के बारे में, किसी भी विधा से आया हो, तो उनका साल अवश्य पूछा जाता है। तो आपको ये साल भी याद रखना है, हर कहानी का, हर उपन्यास का, चाहे कोई भी विधा हो उसका। ठीक है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी लेखिका ने लिखी हुई है 1904 में। लेखिका का नाम है राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से भी जानी जाती है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में लेखिका, लेखक का जन्म जन्म का साल भी पूछा जाता है। तो राजेंद्र बाला घोष जी के जन्म का टाइम है 1882। बनारस में उनका जन्म हुआ था और 1950 में उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा लेखिका का परिचय देख लेते हैं। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष और माता का नाम निदरवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारुबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी उनको हिंदी भाषी न होते हुए भी आपको हिंदी से अनन्य अनुराग था। आप बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है, जो अपने पाठ्यक्रम में भी लगी वाली है। इसके बाद हम वही कहानी पढ़ने वाले हैं। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत बार हमने देखा है कि एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाने लगा है आजकल नेट में कि कोई भी कहानी हो, कोई भी उपन्यास हो, कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो वो आपको याद रखना है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में मतभेद है, लेकिन पहली हिंदी कहानी कही जाने वाली कहानियों में से एक बंग महिला की दुलाई वाली भी है। उनकी कहानियां देख लेते हैं। उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं यहाँ पर दी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी है उन्होंने। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, और ये सभी कहानियां कौन से पत्रिका में प्रकाशित है? सरस्वती पत्रिका में। दलिया 1909, हृदय परीक्षा 1915, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भाई बहन 1908, ये प्रकाशित हुई थी बाल प्रभाकर पत्रिका में। और उनका एक कहानी संग्रह भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिस कहानी संग्रह का नाम है कुसुम संग्रह। ठीक है? तो ये जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें, उसके जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। एग्जाम के नज़रिए से अगर देखें हम, तो ये भी पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कहानी नहीं निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसका पीडीएफ ले रहे हो, तो ये आपको चीज़ें हाईलाइट करके रखनी चाहिए कि कौन से सरस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कौन से साल में प्रकाशित हुई थी, कौन सी शैली है इसकी। ये भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है? जिस पर यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिवशंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। तो ये कहानी कैसी है? व्यंग्यात्मक कहानी है। और किस पर व्यंग्य किया हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन, वो उस जमाने के वायसराय थे। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस कहानी में देश की बदला आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। ठीक है। कहानी आजकल तो देखा जा रहा है कि कहानी के पात्र भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का सेट एग्जाम हो या फिर नेट एग्जाम हो, तो कहानी के पात्र भी आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी तो आपको कहानी का एक कहानी अपने मन में रह जाती है कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे। और आजकल तो क्वेश्चन ये भी बनने लगे कि किसने किससे कहा है। एक आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस किसने कहा है या फिर ये सेंटेंस किससे कहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस कहानी में सिर्फ दो ही मुख्य पात्र है, एक तो भगवान चंद्रदेव जिससे लेखिका ने बात की है, और स्वयं लेखिका जो भगवान चंद्रदेव से बात करती है। अभी चंद्रदेव भगवान तो बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ लेखिका उनके साथ बात कर रही है। ठीक है, तो इस कहानी के दो मुख्य पात्र है, जो कि है भगवान चंद्रदेव और लेखिका। आगे देख लेते हैं कहानी। कहानी पढ़ने वाले हम। कहानी का सारांश मीन्स कहानी है। भगवान चंद्रदेव, यहाँ पर लेखिका लिख रही है, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। सबसे पहले तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को, जैसे पहले के ज़माने में खत लिखा करते थे, तो उनको सबसे पहले उनसे आशीर्वाद मांगते थे, उनको दंडवत करते थे। तो लेखिका भी उसी तरह से लिख रही है कि आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। मिस लेखिका कह रही है कि आप बहुत दिन से इस आकाश मंडल में है, तो इसके अगर देखा जाए तो आप अभी तक बूढ़े हो चुके होंगे। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यहाँ पर लेखिका कह रही है, ये भी पॉइंट आप हाईलाइट करके रखिएगा कि ये किसने कहा है। तो ये किसने कहा है? लेखिका ने कहा है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है, कि आपकी गवर्नमेंट आपको पेंशन नहीं देती। तो ये बड़ी खेद की बात है। ठीक है, यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपको बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुगम नगर, जंगल, पर्वत और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहा, तब परलोक बनाना कैसा? वो तो देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। यहाँ पर कहानी में पहले ही बोला गया है कि ये व्यंग्यात्मक कहानी है। तो लेखिका ने यहाँ पर किसके ऊपर व्यंग्य किया है? तो भगवान चंद्रदेव, जैसे भगवान ने सिर्फ भगवान को ही अमृत दे दिया और उनको अमर कर दिया, तो वैसे ही अगर आप मनुष्य अपने जाति के हिसाब से अगर पक्षपात करते हो तो उसमें गलत क्या है। ठीक है, मीन जैसे तब 1904 के ज़माने में आप सभी को पता है कि तब अंग्रेज़ों का शासन अपने ऊपर चल रहा था, तो अंग्रेज़ों लोगों की ही मदद करते थे, अपने लोगों से बस सेवा करवाते थे। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका ने यहाँ पर व्यंग्य किया हुआ है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो
तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। मीन्स लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर उन्होंने क्या माना है कि हमारे आधुनिक भारत के प्रभु। आशा है कि आदर पूर्वक आपको अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप धर्म भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यहाँ पर कृष्णांग जाति मीन्स भारतीयों को बोला गया है, और गौरांग मतलब विदेशी मीन्स अंग्रेजों के लिए बोला गया है। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वो अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। आपके उधर तो लेखिका कह रही आपके उधर तो सब समान ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, पूरा भूतकाल और वर्तमान आकाश और पाताल के जैसे हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। ये बात तो आजकल के जमाने में भी अपन देखते हैं कि आधुनिक भारत, ये लेखिका ने देखिए तब के जमाने में लिखा था, लेकिन ये बात अभी भी लागू करती है कि हमारे आधुनिक भारत के जो बच्चे हैं वो लड़कपन से मीन्स बालपन से ही चश्मा धारण करते हैं, या फिर चश्मा धारण करने लगे, ऐसा लेखिका ने तब लिखा था। ठीक है, इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। एतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भ्रमण कर जा सकते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेखिका चंद्रदेव को पृथ्वी पर कब आने के लिए मना रही है, या फिर कब आने के लिए आह्वान कर रही है, या फिर चंद्रदेव को छुट्टी कब रहती है। यहाँ पर लेखिका ने कहा है 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात कौन से दिन, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन तो आकाश में चंद्रमा नहीं रहते, सबको पता है, तो उस दिन चंद्रमा की क्या होती है, हॉलिडे होती है, छुट्टी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस भ्रमण में आपको कितनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। ये तब के जमाने की बात है, मीन्स 1904 के टाइम पे। 1904 के टाइम पे भारत की हिंदुस्तान मीन तब हिंदुस्तान बोलती थी, हिंदुस्तान का भ्रमण करने के लिए आपको तब अगर टाइम मिले न मिले इतना, तो आप कहाँ पर आ जाइए, सिर्फ उसकी राजधानी कौन सी बोलिए, राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता को ही एक बार जरूर देख के जाइए, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहती है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारागिर तो विश्वकर्मा से भी लड़कदादा निकले। यह क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन में बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। अब आपको तो सबको पता है कि ये सब किसके वाहन है। ठीक है,
यहाँ पर तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। सब कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कठपुतलियों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ठीक है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। ये बिजली के बारे में कहा हुआ है कि जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वह आज कहाँ पराये घरों में आश्रित नारियों की भांति दबाव में पड़ी है, वो चू चू तक नहीं कर सकती। ठीक है। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्वार त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन कानन को भी मात दे रही है। वहां के विश्वविद्यालयों के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विदा को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम में के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट मिंट मीन्स टकसाल, वहां के मिंट को देखकर सिंधु सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर को भी अचकचा जाएंगे। वहां पर पढ़ रहे थे हम, अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोन्मादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा क्लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शाशालांछान आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ से विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। तो यहाँ आने से क्या हो जाएगा कि आपके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है वो यहाँ आके आप धो सकते हो या फिर धुल जाएगा, हो सकता है। इसलिए लेखिका बोल रही है कि आप एक बार पृथ्वी पर जरूर ही आ जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे? तो हमारे यहाँ पे प्रोफेसर गज्जर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पात्र का नाम आया हुआ है। ये भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना चाहिए। शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब भी हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा यथोथात विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि
आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। ये भी एक याद रखने जैसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये इस बात का आप इस बात का भूल कर रहे हैं कि आपको राहु निकले तभी ग्रहण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार इसमें आकर देख लीजिए कि ग्रहण कैसे लगता है। आपको यह अभी भ्रम आपका उखाड़कर फेंक देना चाहिए, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहती है। और सूर्यदेव, सूर्यदेव का भी यहाँ पर एक नाम आया है कि भास्कर, भुवन भास्कर यानी सूर्यदेव, उनका भी नाम यहाँ पर आया हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विशारद गौरांग प्रभुओं से कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के है भी, वे कट के पुतलों की भांति है। मीन्स यहाँ पर लेखिका का कहना है कि आपका जो वंश वंश है, आगे चलने वाला जो राजा महाराजा नाम मात्र के लिए ही है, वो भी कठपुतलियों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वो नाचते हैं। यहाँ पर राजनीतियों के ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाराज को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। यहाँ पर दो लोगों का और यहाँ पर जिक्र हुआ है। फैमिली डॉक्टर चंद्रदेव जी का किसको कहा हुआ है? धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी जो देव होते उनको। और एक यहाँ पर आया है चीफ जस्टिस, जो कौन है? चित्रगुप्त। ये भी बातें आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए। आशा है धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज यानी प्लेग की बीमारी, उस वक्त अगर आपको पता होगा तो पहले समय में हमारे यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेग का भी जिक्र लेखिका ने किया हुआ है। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे कि प्लेग महाराज आ जाए। ठीक है, बीमारी किसको अच्छी लगती है भाई? बीमारी तो सबको लगता है कि हमसे दूर ही रहे, मीन सबसे ही दूर रहे तो अच्छा ही है। ठीक है, तो लेखिका भी कहती है प्लेग महाराज यदि ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। बराबर है ना? कोई भी अगर बीमारी अपने यहाँ पे लग जाती है तो उसको बाहर निकालना, हम मतलब दूर करना इतना आसान नहीं होता। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक की जड़ी बूटियों से प्रयोग से क्या होगा? मीन्स हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, वो भी ऐसे बीमारियों से लड़ नहीं सकते, ऐसे बीमारियों को यहाँ से दूर नहीं कर सकते। तो आपके चंद्रलोक में तो सिर्फ जड़ी बूटियां ही होंगी, तो जड़ी बूटियां क्या ही करेंगी। ठीक है, ऐसा लेखिका का कहना है। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि मीन्स कानून, दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइट्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। अगर आप यहाँ से टाइपराइटर लेके जाते हो तो आपको बहुत सुविधा बहुत ही आपको आसानी होगी काम करने में, ऐसा लेखिका का यहाँ पर कहना है।
वे लोग दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे, बराबर है ना? अगर जैसे अपन देख रहे हैं विज्ञान ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी तरक्की की है, जैसे कि टाइपिंग के लिए टाइपराइटर आ गया है तो टाइपिंग करना आसान हो गया है, तो वो भी बोल रहे हैं कि जो लोग दिन का काम 2 घंटे में कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। तो यहाँ पर भी लेखिका क्या बोल रही है कि आप मैं तो इतनी बातें कर ली मैंने आपसे, लेकिन आप तो मौन ही रहे। आपने ना प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे उत्तर दिया, ना अनुकूल दिया। आप तो कुछ भी नहीं बोले, फिर भी मैं आपके मौन को स्वीकार करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप एक बार पृथ्वीलोक का भ्रमण करने जरूर आ जाइएगा। ठीक है, तो कहानी हमने यहाँ पर पढ़ ली है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए हैं, आप भी उनको याद रखिएगा और कहानी एक दो बार जरूर पढ़िएगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बोला गया है, जैसे कहानी का प्रकाशन वर्ष है, कहानी किसने लिखी है, कब लिखी है, और कहानीकार जो भी लेखिका है उनका जन्म का वर्ष वो भी ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी एक सटीक जानकारी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसी जो हमारे पाठ्यक्रम में नेट और सेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां लगी हुई है, महाराष्ट्र सेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, महाराष्ट्र सेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां लगी हुई है वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के नीचे हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक